ब्लड शुगर के बारे में, जिसको कि हाइपोग्लाइसीमिया भी बोलते हैं। ये कोई डिजीज नहीं है, इट इज स्टेटस जो लो ब्लड शुगर हो जाती है कई कारणों से। तो एक डिस्क्लेमर है कि हम हर्बलाइफ न्यूट्रिशन क्लेम नहीं करते किसी भी डिजीज को क्योर करने के लिए, और हर्बलाइफ प्रोडक्ट जो है वो कोई भी डिजीज क्योर नहीं करते, और टिपिकल रिजल्ट डिफरेंट होते हैं फॉर डिफरेंट पर्सन टू पर्सन। किसी को ब्लड शुगर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो फिजिशियन को कंसल्ट करें या अपने डॉक्टर को दिखाएं। हमारा जो खाना हम खाते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, 3 किस्म की उसमें से चीजें निकलती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। कार्बोहाइड्रेट कैसे निकलता है? जो हम आटा खाते हैं, चावल खाते हैं, मैदा खाते हैं, सूजी खाते हैं, जितना भी मीठा हम खाते हैं, उससे सबसे हमारा कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जाता है, जो हमें एनर्जी देते हैं। जो हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, दौड़ते हैं, हमारा दिमाग जो सोचता है, ग्लूकोज उसका मेन सोर्स है दिमाग का, जो ब्रेन है हमारा। अगर ग्लूकोज जैसे ही कम होगा तो ब्रेन जो है सोचना कम हो जाएगा, कंफ्यूजन होगा, चक्कर आना शुरू हो जाएगी। प्रोटीन हमें मिलता है दालों से, मीट से, एंड वो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है, हमें बॉडी को मसल्स देता है। फैट हमें जो देता है ऑयल, और हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है एनिमल फैट से आता है। इसके अलावा विटामिन मिनरल्स जो हमें मिलते हैं फ्रूट से मिलते हैं, वेजिटेबल से मिलते हैं, फाइबर हमें फ्रूट वेजिटेबल मिलता है, और वाटर जो हमें अलग से पीना बहुत ज्यादा जरूरी है, सब आप जानते हैं। अब हमारे शुगर बॉडी में क्यों इंपॉर्टेंट है? मैंने बताया जो ब्रेन है वो हमारा मेन ग्लूकोज का जो से फंक्शन करता है। ग्लूकोज ना हो, ग्लूकोज एक तरह से हमारा कोकेन है, जो ड्रग होता है कोकेन। अगर ब्रेन को ग्लूकोज ना मिले, तो जैसे किसी ड्रग एडिक्ट को कोकेन ना मिले तो वो जैसे तड़पता है वैसे ही इंसान तड़पेगा अगर ग्लूकोज ना मिले। मसल्स को अगर ग्लूकोज ना मिले तो एनर्जी नहीं आएगी, हम चल फिर नहीं सकेंगे। तभी अब देखो स्पोर्ट्स पर्सन इंस्टेंट ग्लूकोज लेते हैं, चॉकलेट लेते हैं, या मीठा लेते हैं सर, जब दौड़ रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं। जो हमारा ग्लूकोज एक्स्ट्रा होता है बॉडी में, वो लीवर में स्टोर होता है। मैंने आपको बताया फास्टिंग जो ग्लूकोज 120 होना चाहिए, पोस्ट पेरियड खाना खाने के बाद 140 होना चाहिए, रैंडम कभी भी दिन में करें 140 होना चाहिए। और 3 महीने से आपको शुगर है कि नहीं, वो आप HbA1c ग्लाइसेमिक हीमोग्लोबिन देखते हैं, जो 7% से कम होना चाहिए। अब हम जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो हमारी बॉडी में जाता है, इंटेस्टाइन में जाके पैनक्रियास से इंसुलिन रिलीज होता है। तो इंसुलिन जो होता है हमारा ग्लूकोज को सेल्स में ले जाता है, मसल्स में ले जाता है, जो एक्स्ट्रा है उसको लीवर में स्टोर करता है। अगर और एक्स्ट्रा हो तो बॉडी में स्टोर होता है, उससे ओबेसिटी होती है, मोटापापन होता है। तो हमें सिंपल शुगर कम खानी चाहिए, जैसे बहुत जो मीठा है, ग्लूकोज है, मिठाइयां हैं, इंस्टेंटली उनसे ग्लूकोज एकदम से बॉडी में बढ़ेगा और एकदम से नीचे आएगा। अगर हम कम्प्लेक्स शुगर लेते हैं, जैसे हम ब्राउन राइस है, जो कम्प्लेक्स ब्रेड वगैरह होगी, तो हमारा शुगर स्लो रिलीज होगा बॉडी में, और हमें एनर्जी दिन भर हमारी बनी रहेगी। तो हमें कॉजेज क्या है, लो ब्लड शुगर क्यों होता है? यहाँ तो इंसुलिन की एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोग इंसुलिन लगाते हैं, जिनको लगते हैं, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई गलती हो जाए, एक्सेस लग जाए, या आपने खाना मिस कर दिया बीच में, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा हो गई, या इंसुलिन की टाइप गलत होगी, बाहर से जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं हम, वो अगर हमारा कम है, डिलेड मील है, मिस्ड मील है, ओवरनाइट फास्टिंग है, या डाइटिंग कर रहे हैं, उसके कारण ग्लूकोज लो हो जाएगी। अंदर से हमारी ग्लूकोज की प्रोडक्शन कम होती है, ये एक्सेस अल्कोहल की वजह से जो लिवर है वो ब्लॉक लग जाता है। तो बॉडी में जो ग्लूकोज होती है, ग्लूकोगन, वो लिवर से नहीं निकलती, ज्यादा अल्कोहल पीने से ग्लूकोज जो है कम हो जाती है। और हमारा कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज ना हो बॉडी में, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, वेट लॉस करते हैं, डाइटिंग करते हैं, तो उससे आपका ग्लूकोज बॉडी में कम होगा, तभी आपका एनर्जी कम रहेगी, आप प्रॉपर हेल्दी वेट लॉस नहीं कर सकते। बाकी इंसुलिन सेंसिटिविटी हो सकती है, जो रात को ज्यादा होती है, रात को हमारी बॉडी में इंसुलिन ज्यादा बनती है। रात को जो शुगर के पेशेंट, रात को उनको मिड नाइट में शुगर एकदम से डाउन आती है, इसलिए रात को खाना मिस नहीं करना उन्होंने। खासतौर पे अगर वो मेडिसिन ले रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो उनको वो नहीं करना। कुछ मेडिकल कंडीशन हो सकते हैं। अब करना क्या है हाइपोग्लाइसीमिया में? होता क्या है, भूख लगना शुरू होगी। ग्लूकोज के जो डायबिटिक पेशेंट को ऐसे भी भूख लगती है, पर अगर उन्होंने खाना नहीं खाया, मील नहीं खाया, डाइटिंग पे है, तो वो हंगर जो है ग्लूकोज लॉस की वजह से वो लगती है हमें। थकान होती है, बॉडी शेक करती है, पसीना, ठंडा पसीना, पेल स्किन होना, हेडेक होना, डिजीनेस होना, कंफ्यूज हो जाता है, बोलने में स्लर्ड हो जाता है, जुबान प्रॉपर नहीं रहती, विजन ब्लर्ड हो जाता है, फेंट हो सकता है, दूरा पड़ सकता है, कोमा में जा सकता है। अब करना क्या, इसमें 15/15 का रूल है। अगर आपका डायबिटिक को घर में ग्लूकोमीटर जरूर रखें, ब्लड का टेस्ट करें, और 15 ग्राम फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट, कोई भी 15 ग्राम फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट ले, जिससे आपका ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो, और 15 मिनट बाद दोबारा टेस्ट करें उसको। तो अगर आपको आराम नहीं आ रहा है, या आपको हॉस्पिटल जाना जरूरी है, आपको कोई अगर डायबिटिक पेशेंट है, तो वहां पे ग्लूकॉन इंजेक्शन दिए जाते हैं अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर इन हॉस्पिटल, या 25% 10% डेक्सट्रोज जो होते हैं सलाइन को चढ़ाते हैं, जिससे शुगर आपका नॉर्मल आएगा। अब इसमें 15% का मैंने क्या देना, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट और उसको लग रहा है कि मेरी शुगर लो हो रही है, आधा बनाना ले ले, आधा कप ऑरेंज जूस ले ले, 1 टेबल स्पून शुगर ले ले, हनी ले ले, 4 बिस्किट ले ले, ग्लूकोज टेबलेट 3-4 ले ले, हाफ कप ओट मील ले ले, 1 स्लाइस ब्रेड ले ले, स्मॉल पीस ऑफ फ्रूट ले ले, एंड कंसल्ट करें अपने फिजिशियन को, डॉक्टर को। खासतौर पे जो डायबिटिक पेशेंट है, या जो बच्चे हैं सुबह खाली पेट जाते हैं, उनका शुगर लो हो जाता है, बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो ये सब उनको ख्याल करना चाहिए। ये हमारा ब्लड शुगर के बारे में था। और आज मैं बात करना चाहूंगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बारे में, जो रेणु मैम ने कल टॉपिक दिया था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यहाँ पे हमारे क्लब में कुछ लोग हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखते हैं अपने नाम के आगे।
बाकी लोग क्यों नहीं लिखते? आप एक्स्ट्रावेगेंजा नहीं है तो क्या हो, यू आर स्टिल एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हमें सबको नाम, मुझे लगता है इससे सबके नाम चेंज होने चाहिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आई कंसीडर माई सेल्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मैं एक्स्ट्रावेगेंजा नहीं आता पर मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूँ और रहूंगा लाइफ में। शॉर्ट में, मैं जस्ट शॉर्ट में अपना ब्रीफ आपको एक बैकग्राउंड थोड़ा सा बताऊंगा मैं। मेरे फादर एयरफोर्स ऑफिसर थे, विंग कमांडर थे, उनका बहुत डिसिप्लिन था, बड़ी पंचुअल थे, स्ट्रॉन्ग डिसाइड सक्सीड करने। जब मैंने 12th क्लास की, आगरा से हम जम्मू ट्रांसफर हुए। जम्मू में जब मैं आया तो मेरा मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट था, बायोलॉजी मेरा एडिशनल सब्जेक्ट था। तो मैंने एग्जाम दिया इंजीनियरिंग का। वहां जब मैं पास आउट हुआ इंजीनियरिंग, मैंने इंटरव्यू में गया, मुझे बाहर निकाल दिया कि आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो, आपको इलाहाबाद जाना पड़ेगा। मेडिकल में मैं पास आउट नहीं कर सका। मेरी सिलेक्शन हुई मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अम्बाला में। मेरा कजन गया, मेरा भाई गया छोड़ने को, मेरे फादर ने मुझे नहीं जाने दिया, नहीं जाओगे। उस समय मुझे बड़ा बुरा लगा, पर आज की डेट में मैं रियलाइज करता हूँ कि उन्होंने अच्छा किया। 3 साल लगे मुझे, मैंने बीएससी प्रीवियस की, 1 साल पूरा फाइनल का पूरा पढ़ा पर एग्जाम नहीं दिया, ड्रॉप कर दिया। रिश्तेदारों ने मेरा इतना कुछ कहा मुझे, वो मेरा पहला टेस्ट था जो मैंने सक्सीड किया। 3 साल बाद जब मेरे पेपर में नाम आया, मुझे एमबीबीएस की सिलेक्शन हुई, मेरे आंखों से आंसू निकल गए। और वो पहला आई टेस्टेड ब्लड फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने पहला सक्सेस टेस्ट की। तो उतनी मेहनत करने के बाद जब वो मिली तो मुझे पता लगा सक्सेस कैसे मिलती है। उसका गवर्नमेंट ज्वाइन किया। लोग सैलरी के लिए जॉब करते हैं 10 to 4, पर मैंने अपने जॉब को पैशन में कन्वर्ट किया। एंजॉय करता हूँ, पावर, सक्सेस, प्रमोशन, मनी सब आती है गवर्नमेंट जॉब में। आपके पास वो पैशन होनी चाहिए, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपके अंदर सील होनी चाहिए। डॉक्टर्स पेशेंट को देखते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, पर आपको लोग कब याद करेंगे? मुझे आज भी लोग आते हैं जो 15 साल मैंने ड्यूटी दी थी जब मेडिकल अफसर था, रात भर जागा रहा, उनके बार बार उनसे कम्युनिकेट किया, उनसे पूछा आपका क्या हाल है, खुद मेडिकेशन लगाई, खुद स्टिचेस लगाए, खुद इंजेक्शन लगाए। आज भी लोग आते हैं और याद करते हैं। 2002 में मेरी सैलरी 40,000 की, प्रैक्टिस करता था मैं 5-6 जगह, 1 लाख उस समय मैं प्रैक्टिस करता था। मुझे एक दिन सीनियर डॉक्टर ने टॉन्ट किया, उन्होंने कहा कि सारी उम्र मेडिकल ऑफिसर ही रहोगे, स्पेशलिस्ट नहीं बनना। स्पेशलिस्ट बनोगे तो नाम होता है, ऐसे कोई नहीं बिताता, सुपर स्पेशलिस्ट बनो। मैंने दिमाग में ठाना, मैं क्या करूं कि मैं इनके टॉप पे बैठूं। मैंने कहा मुझे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, और मुझे वो थाली में डाल के प्लेट में नहीं मिल गई। मुझे 2 साल स्ट्रगल करनी पड़ी। मुझे अपने अपलाइन के पास जाना पड़ा, सीखना पड़ा। जो ऑलरेडी एमएचए कर चुके थे उनके पास जाना पड़ा, सीखना पड़ा। 6 महीने की छुट्टी मारी। मेरी वाइफ उस समय प्रेग्नेंट थी, एमएड कर रही थी, उसको छोड़ना। फिर मैंने अपेक्स इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, सीखा वहां कि एडमिनिस्ट्रेशन में सिलेक्शन कैसे होती है। पूरे हिंदुस्तान में 10,000 में से 10 कैंडिडेट सेलेक्ट करते थे। जम्मू कश्मीर से मैं खाली था, मेरी सिलेक्शन हुई 2 साल बाद। तो आई हैड टू लर्न ए लॉट। तो ये मैं सबको इसलिए बता रहा हूँ कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है रिजल्ट भी आते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेस आप कर रहे हो, पर अगर उतनी मेहनत अब नहीं लगा रहे, एमएचए करने के बाद भी मुझे कंफर्टेबल नहीं रखा। मैंने 2 बार जॉब छोड़ा। मैंने गुरु नानक मिशन हॉस्पिटल जलंधर में है, वहां मैंने ज्वाइन किया असिस्टेंट टू मेडिकल सुपरिटेंडेंट। 70,000 सैलरी थी। 2004 में मेरी रेजिडेंशियल फ्री था, मेरे को चिल्ड्रन की एजुकेशन फ्री थी। फिर मैंने जम्मू कश्मीर सैक्स WHO का प्रोजेक्ट किया, मुझे फिर गवर्नमेंट ने वापस बुलाया। मैं 4 साल डिप्टी मेडिकल सुपर रहा, उधमपुर में रहा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया। एंड 2008 में मैं यंगेस्ट मेडिकल सुपर बना, वर्बल इंस्ट्रक्शन पे। कोई ऑर्डर नहीं निकला क्योंकि कोर्ट में चैलेंज हो सकता था। आई वाज दिस मेडिकल सुपर 2008। उसके बाद मुझे रिवॉर्ड मिला, मैं रजौरी गया। सरवाल से रजौरी, कितने गवर्नमेंट सर्वर है जो छोड़ के जाते हैं, लोग छुट्टी में बैठ जाते हैं, काम नहीं करते। मैं गया रजौरी, 1.5 साल वहां काम किया, उसको मेडिकल कॉलेज बनाया, कल चलता रहा काम। बीच में बड़ी डाउन से भी देखे, अप से देखे, बड़ा डिटेल मैं बता नहीं सकता। बीच में मैं एमएस से एमओ भी बना, मेडिकल ऑफिसर। कितनी बार लोग जो है रुक जाते हैं, गेट टीम से रुक जाते हैं और नीचे आ जाते हैं। वापस डिप्टी एमएस आया, जंप बैक किया मैंने, वापस अपने स्टेटस वापस दिया मेडिकल सुपरिटेंडेंट का, बैनर से दिखाया, प्रूव किया लोगों को मैं कर सकता हूँ। फिर कोविड आया, 2 साल लोगों ने छुट्टी मारी घर में, मैं नहीं रहा। मुझे 2 हॉस्पिटल संभालने को मिले। ये कोविड हॉस्पिटल मैंने संभाला। स्टेट की जितनी कमिटीज है, टॉप कमिटीज का मैं मेंबर हूँ। यूनिवर्सिटीज जो नेशनल है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का मैं वहां पे टॉपिक्स प्रेजेंट करता हूँ, कंसल्टेंसी करता हूँ, प्राइवेट अर्निंग करता हूँ। मैं भी आज की डेट में 1.5 से 2 लाख जो है टैक्स पे करता हूँ हर महीने। तो आप सोच सकते हो अर्निंग कितनी होगी, मैं बताना नहीं चाहता। बट ये आप कहीं भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट है तो यहाँ है तो वहां नहीं। हर लाइफ में एटीट्यूड चाहिए आपको। हर लाइफ इज द थिंग जहाँ पे आप शॉर्टेस्ट वे में जल्दी सक्सीड कर सकते हो। 10 साल में आप इतना कुछ रन कर सकते हो, पर उसके लिए करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कल सारे लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिखे अपने नाम के आगे, क्यों नहीं लिख सकते आप? वी कैन डू इट। आप थोड़ी सी मेहनत करो, जब एक बार सक्सेस आप टेस्ट कर लोगे, फिर दूसरी बार सक्सेस लेने में आपको मुश्किल नहीं आएगी। फर्स्ट टाइम मुश्किल आती है सक्सेस को टेस्ट करने में। तो मोस्टली सक्सेसफुल पीपल जो है ग्रेट फेलियर रहे हैं, बहुत बड़े फेलियर रहे हैं। मैंने लाइफ में बहुत फेलियर देखे, पर हमेशा वो अचीव किया जो पाना चाहता हूँ। तो अपने फेलियर से लर्न करो, मिस्टेक से लर्न करो, एक्सपीरियंस से लर्न करो और सक्सेस पाओ। स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन में रहो, अच्छे इंसान बनो, हेल्प ऑल, डोंट लिसन टू बैक बाइटिंग, डोंट टॉक बैड ऑफ अदर्स, बी ए गुड लिसनर। सुनो, पूरा डिटेल स्कूल मत सुना दो किसी कस्टमर को, थोड़ा सुनाओ जितना बताना है। एंड लीड बाय एग्जांपल, अपना एग्जांपल सेट करो, बी पॉजिटिव और ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस रखो।
मैं अब बताना चाहूंगा हर्बलाइफ से क्या पाया मैंने। हर्बलाइफ से मैंने पाया फिजिकल हेल्थ, मेरे ब्लड पैरामीटर सब बिगड़े हुए थे, मेरा ब्लड शुगर यूरिया सब कुछ बिगड़ा हुआ था, वो आस्ता आस्ता मेरे नॉर्मल आए डॉक्टर्स की एडवाइस से, और हर्बलाइफ न्यूट्रिशन बॉडी फिट हुई। स्किन हेल्थ का मेरा वंडरफुल रिजल्ट है। लाइफस्टाइल चेंज हुई, मैं पहले हाफ स्लीव शर्ट्स कभी नहीं डालता था, आज की डेट में आई लुक स्मार्ट, आई वियर क्लोथ, फोटोग्राफ लेता हूँ। डिसिप्लिन आया लाइफ में, लाइफस्टाइल में डिसिप्लिन आया, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में ऑलरेडी डिसिप्लिन था। क्लिनिकल नॉलेज एनहांस टॉपिक्स के लिए पढ़ना पड़ता थोड़ा। सबसे बड़ी बात जो खुशी है, मेरी स्पाउस जो मेरी वाइफ है, वो जब मैं हर्बलाइफ में आया था स्टार्टिंग में एचयूएम्स होते थे, रिटेल स्कूल होते थे, मैं पार्टिसिपेट करता था, उसमें बोलता था, सब कुछ करता था, मैं रेनू मैम के साथ आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट। आज की डेट में वो सुनती थी, मैं बोलता था, आज की डेट में वो बोलती और मैं सुनता हूँ। आई फील सो हैप्पी, इतना ड्रामेटिक चेंज है। वो टैप टी बनी, टॉप अचीवर इन बिजनेस, गेट टी बनी, सेल्फ सस्टेन्ड होगी, उनकी मोटिवेशन चेंज होगी, कॉन्फिडेंस लेवल चेंज हो गया, ट्रैवल करती जो अकेले नहीं करती थी, ट्रिप्स पे जाती है, लीडरशिप क्वालिटीज है। मेरा जो टारगेट था हर्बलाइफ का, मैंने वो अचीव किया है। ये हमारा रिजल्ट आप देख सकते हो। ये सारा थैंकफुल टू ऑल द वंडरफुल न्यूट्रिशन। मैं, मुझे लगता है मैं नंबर 1 इसका न्यूट्रिशन का यूजर हूँ, और मैं कोई भी न्यूट्रिशन छोड़ नहीं सकता कभी भी। मेरी पूरी फैमिली हर्बल न्यूट्रिशन यूज करती है, सारे फिट हेल्दी है, एंड मेरा स्किन का रिजल्ट है नो डाउट ये डॉक्टर की हेल्प की मुझे मिली, जो मैंने अपना ठीक किया, और प्लस जो मैंने न्यूट्रिशन सारी यूज की। एंड ये लोग हैं जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया। जब मुझे सिंपल ने बताया कि डॉक्टर जॉन अबनोवी वहाँ पे एक्स्ट्रावेगेंजा में आए थे, तो मैंने कहा यार मैंने मिस कर दिया, आई वांटेड टू सी हिम, क्योंकि ये सीईओ ऑफ हर्बलाइफ है, हेड है हर्बलाइफ का इस समय, और एक डॉक्टर है, एक पीडियाट्रिशियन है, एडमिरल रहा है, और डॉक्टर डेविड हिवर, मार्क ह्यूज, डॉक्टर वीबर शाह, सबके सब वंडरफुल है। नीलू मैम, रेनू मैम, गुरप्रीत सर जो सेंटर में आप देख रहे हो, ये तो वंडरफुल पीपल है, ग्रेट, फैंटास्टिक, अनबिलीवेबल। थैंक यू वेरी मच।